Hello students, good afternoon to everyone. तो जल्दी से जुड़ जाओ। तो हमने लास्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह पढ़ाया था। अब यहाँ पर हेडिंग डालना वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर आई जो हो जाएगा नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएटेड, यानी कितने आयंस डिसोसिएट हुए। ठीक है। अब जो वेंट ऑफ फैक्टर है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे शुगर हो गया, यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सब पानी में डिजोल्व होते हैं लेकिन डिसोसिएटेड नहीं होते हैं। इसलिए इनका अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0% होता है। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोले तो अल्फा, और इनका वेंट ऑफ फैक्टर, इनका वेंट ऑफ फैक्टर 1 यानी I1 लिया जाता है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 है। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो पानी में केवल डिजोल्व हो रहा है, डिसोसिएट नहीं हो रहा है, उस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 0 होगा और वेंट ऑफ फैक्टर I1 लिया जाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केस नंबर 2 का, केस नंबर 2 का हम बात करें, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, स्ट्रॉन्ग बेस हुआ और सॉल्ट हुआ, ये पानी में डिजोल्व तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये 100% डिसोसिएट भी होते हैं। 100% डिसोसिएटेड का मतलब हुआ जितना हम पार्टिकल्स या जितना मोल हमने पानी में डाला वो सारे के सारे आयनाइज हो गए। डिसोसिएटेड बोलेंगे या आयोनाइज्ड बोलेंगे। इस केस में हम बोल सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
अल्फा 100% होगा, ठीक है। और इस केस में हम वैंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, आई हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे NaCl पानी में तोड़ोगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, Na+ में और Cl- में। तो जितने पार्ट में ब्रेक होगा, नंबर ऑफ आयंस 2 आए, नंबर ऑफ आयंस 2 आया। अगर हम बात करें MgCl2 का, तो इसमें वैंट ऑफ फैक्टर हम I3 लेंगे। कैसे, तो Mg+2 और 2 क्लोरीन में टूट गया, तो 2 आयंस यहाँ पर और 1 आयंस यहाँ पर, टोटल आयंस हो गया 3। अगर हम बात करें AlCl3 का, तो वैंट ऑफ फैक्टर I4 हो जाएगा। कैसे, तो एल्युमिनियम+3 है और 3 क्लोरीन यहाँ से डिसोसिएट हो गया, तो 3 क्लोरीन ये और 1 क्लोरीन ये, 4 क्लोरीन, ठीक। अगर हम बात करें CuSO4 का, तो इसका वैंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। कैसे, तो Copper+2, एक केटाइन और एक एनाइन, तो एक केटाइन और एक एनाइन 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अगर हम बात करें CaSO4 का, तो इसका हो जाएगा वैंट ऑफ फैक्टर 2, क्योंकि Ca+2 एक केटाइन और एक एनाइन, यानी 2 हमारे को केटाइन और एनाइन यानी आयंस मिल गए। आपको काउंट करना है नंबर ऑफ आयंस, केटाइन और एनाइन दोनों। अगर मान लो हमने लिया NaNO3, तो इस केस में वैंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। कैसे, सोडियम प्लस और NO3- नाइट्रेट आयंस, तो इस केस में 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें CaCO3, तो कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, यानी Ca+2 और CO3-2 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, तो हम इसमें नंबर ऑफ आयंस वैंट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको केस नंबर 2 में इस तरह से वैंट ऑफ फैक्टर आपको निकालना है। एक लास्ट केस में बता दे रहा हूं। अगर मान लो आपके पास दिया जाए K4 और यहाँ दिया जाए FeCN6 है, तो अब ध्यान देना, इसका वैंट ऑफ फैक्टर हो जाएगा, I का वैल्यू हो जाएगा 5। कैसे 5 होगा, तो देखो यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता है उनके बीच में आयनिक बॉन्ड होता है और इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो ये टूटेंगे लेकिन ये नहीं टूटे, तो यहाँ पर 4 पोटेशियम प्लस केटाइन बन जाएगा ये वाला। अब ये जो होगा वो FeCN6 और इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, -4। तो टोटल आयंस कितने हो गए, तो 4 यहां हो गया और यहां पर आयंस 1 है। ये मत सोचना कि यहां पर -4 है तो 4 आयंस हो गया, नहीं, आयंस आयंस एक ही है। हाँ, इसके ऊपर -4 चार्ज है, लेकिन आयंस एक ही काउंट होगा। दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 5 हो जाएगा। ये ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से केस नंबर 2 का हम वैंट ऑफ फैक्टर निकालते हैं, ठीक। अब इसका यूज कहाँ करेंगे, हम आगे बात करेंगे कि वैंट ऑफ फैक्टर का यूज कहाँ होता है। तो वैंट ऑफ फैक्टर का हम यूज कैसे करेंगे, तो पहले हम निकालना सीख लेते हैं, उसके बाद हम यूज करना सीखेंगे। तो केस 1 और केस 2 आप नोटेड डाउन करना। क्या केस 1 केस 2 में किसी को डाउट है?
चलो लिख लो, फिर रिपीट करता हूं मैं। राइट डाउन कर लो, इसके बाद रिपीट करता हूं। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। नंबर ऑफ डिसोसिएटेड आयंस, पानी में कितना डिसोसिएट हुए हैं। तो सबसे पहला केस हमने लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वो होता है जो पानी में डिजोल्व तो हो जाता है, जो वाटर में डिजोल्व तो हो जाता है लेकिन डिसोसिएट नहीं होता है, यानी आयंस में ब्रेक नहीं होता है या आयनाइज्ड नहीं होता है, आयनाइज्ड नहीं होता है। इसके वजह से यहाँ पर जो अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब एक भी पार्टिकल्स टूटा ही नहीं तो अल्फा क्या लेंगे, 0। और वेंट ऑफ फैक्टर हम इस केस में कंसीडर करते हैं I = 1। यानी अगर शुगर दिया जाए क्वेश्चन में, यूरिया दिया जाए या ग्लूकोज दिया जाए, उस केस में I आप क्या लोगे, 1 लोगे। ये तो आसान है। एग्जाम्पल ध्यान में रखना। केस नंबर 2, केस 2 में हम लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो 100% ब्रेक हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कौन कौन ले सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आता है। मतलब क्या हुआ, डिजोल्व तो है ही है, प्लस 100% डिसोसिएटेड है या आयोनाइज्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक भी पार्टिकल्स बचेगा नहीं, सब के सब आयनाइज हो जाएंगे। इसके बाद हम बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कितना है, 100%, यानी सारे पार्टिकल्स ब्रेक हो जाएंगे। और उस केस में हम वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए ये मैंने एग्जांपल लिया है। अब देखो NaCl किस कैटेगरी में आता है, सॉल्ट में। तो पहला एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे निकाला जाए। तो जब पानी में डालोगे तो NaCl कितने पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 2 पार्ट में। एक पार्ट होगा Na+ और एक पार्ट होगा Cl-। तो आपको क्या करना है, टोटल आयंस काउंट करना है, नंबर ऑफ आयंस आपको काउंट करने हैं। ऐसा नहीं कि केवल केटाइन या एनाइन, दोनों काउंट करने, टोटल केटाइन और एनाइन आपको काउंट करना है। तो यहाँ पर हम अगर काउंट किए तो एक केटाइन मिला और एक एनाइन मिला, तो हम बोल सकते हैं कि वेंट ऑफ फैक्टर इस केस में क्या होगा, 2 होगा। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में बात करें MgCl2, तो ये पहले इसको तोड़ लो, तो ये Mg+2 में ब्रेक होगा और 2 Cl- होगा, 2 क्लोरीन माइनस होगा। तो टोटल जो आयंस हो गया, एक केटाइन हो गया और 2 एनाइन हो गया। तो एक केटाइन और 2 एनाइन मिलके क्या बनेंगे, 3 बन जाएंगे, यानी 2 एनाइन और एक केटाइन, टोटल 3 हो गया। AlCl3 के बारे में बात करें
तो अल्युमिनियम +3 यानी कितने केटाइन मिला? केटाइन 1 मिला, जिसके ऊपर चार्ज +3 है। लेकिन क्लोरीन कितना मिला? क्लोरीन हमें 3 मिला। तो एक अल्युमिनियम +3 का केटाइन और 3 क्लोरीन, टोटल कितने हो गए? 4। तो हमें टोटल यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करें CuSO4 का। तो CuSO4 कॉपर +2 यानी 1 केटाइन मिला, और SO4 -2 यानी 1 केटाइन और 1 एनाइन। हमें इसके ऊपर चार्ज को नहीं काउंट करना है, ध्यान रखना है चीज को। ये नहीं कि चार्ज को काउंट कर दो, चार्ज नहीं काउंट करना है, आयंस काउंट करना है। चार्ज को काउंट नहीं करना, आयंस काउंट करना है। ठीक है। तो यहाँ पर 1 केटाइन और 1 एनाइन। अब इस केटाइन के ऊपर +2 चार्ज है, तो चार्ज मत काउंट करना, क्या काउंट करना है? आयंस, नंबर ऑफ आयंस काउंट करना है। तो यहाँ पर 2 केटाइन, 1 केटाइन और 1 एनाइन। नंबर ऑफ आयंस काउंट करने, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज काउंट करने लग जाओ, चार्ज नहीं काउंट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें CaSO4, तो कैल्शियम +2 और SO4 -2। तो यहाँ पर केटाइन 1 आया, जिसके ऊपर चार्ज +2 है, तो चार्ज फिर से मैं बोल रहा हूँ नहीं काउंट करना है। कैल्शियम कितना है? 1। और सल्फेट आयंस कितना है? 1। तो 1 कैल्शियम आयंस और 1 सल्फेट आयंस, हो गया 2। यानी इस केस में वेंटा फैक्टर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम के ऊपर चार्ज +1 और NO3 -1 नाइट्रेट आयंस, तो 1 केटाइन मिला और 1 एनाइन मिला। तो हमें 2 वेंटा फैक्टर आ जाएगा। CaCO3, तो यहाँ पर कैल्शियम पे +2 चार्ज आ गया, और CO3 पर -2 चार्ज, लेकिन हमें चार्ज तो काउंट करना नहीं है। कैल्शियम है 1 और कार्बोनेट है, कार्बोनेट आयंस है 1, तो 1 और 1 मिलके क्या बन गया? 2। तो हमें नंबर ऑफ आयंस 2 काउंट करना है। एक हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहे हैं यहाँ पे, जहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। तो बाहर वाला जो होता है वो इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है, और हम जानते हैं कि पानी में डालने के बाद आयनिक बॉन्ड ही टूटेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं टूटेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम 4 पार्ट में ब्रेक हो गया, 4 पोटेशियम है तो 4 इसका केटाइन बनेगा अलग अलग, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा? -4। लेकिन हमें चार्ज नहीं काउंट करना है ना, हमें आयंस काउंट करना है। तो 4 यहां पर काउंट हुआ, और इसकी संख्या कितना है? इसकी संख्या 1। चार्ज नहीं देखना है हमें, इसकी नंबर देखना है। FeCN6 कितने नंबर में है? 1 नंबर में। तो ये 4 हो गया और ये 1 हो गया, दोनों मिलके कितना बन गया? 5। यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इसमें 5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या समझ में आया सबको? डू यू अंडरस्टैंड? ओके, तो जिसको राइट डाउन करना है कर लो। निकिता कामकर, श्रेया काबरा, वैभव, ज्ञात्री। पहले कहाँ थे वैभव? आज तो मैं इसको हटा रहा हूं। अब हमने केस 1 और केस 2 दो डिस्कस किया, अब हम केस 3 डिस्कस करेंगे। तो हमने डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में।
अब हम केस 3, तो केस 3 डिस्कस करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये पानी के अंदर डिजोल्व तो होता है, लेकिन ये पार्शियल डिसोसिएट होता है। पार्शियल डिसोसिएटेड का मतलब ये हुआ कि ये पार्शियल आयनाइज्ड होगा, ये पार्शियल आयनाइज्ड होगा, ठीक है, जिसमें अल्फा क्या रहेगा? लेस देन 100%, या अल्फा इज लेस देन 1। अब बात रहा इसमें वैन ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाए। हाउ टू कैलकुलेट वैन ऑफ फैक्टर इन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल वीक एसिड हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, जो कि पानी के अंदर 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे मेन हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वैन ऑफ फैक्टर कैसे निकालें। अच्छा, हमें कैसे समझ में आएगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है? जहां पर अल्फा का डिस्कशन किया जाए कि अल्फा इतना है या इतना है, वहां पर हम समझ जाएंगे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और उसका आई कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1 अल्फा। अब इसको हम एक क्वेश्चन से करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लेते हैं और हमसे पूछा गया कि वैन ऑफ फैक्टर निकालो, तो ध्यान से देखना। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि NaCl इज डिसोसिएटेड, NaCl इज डिसोसिएटेड which degree of dissociation, which degree of dissociation is 90%. Find Van't of factor, find Van't of factor। ध्यान से समझना। अभी NaCl हम केस नंबर 2 में भी बात किए थे, लेकिन अभी हमने बोला कि जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डिस्कस करे तो समझ लेना है कि ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। नहीं करे तो केस 2 लगाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर जहां अल्फा दिया यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया, उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यही हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाएंगे। I इक्वल टू हो गया 1 + n-1 अल्फा। अब ध्यान से समझना n क्या लेंगे। अगर हम नॉर्मली NaCl को पानी में डाले तो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। इस केस में हमें नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे? तो नंबर ऑफ आयंस 2 मिलेंगे। इसी वैल्यू को हम बोलते हैं n, यानी n आपको वही लेना है, यानी कितने आयंस में ब्रेक होगा वही आपको n लेना है। तो यहाँ पर I निकालने के लिए 1 + n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 - 1। अल्फा कितना दिया है? 90% है, परसेंट को बदल दो डेसिमल में, तो 90/100 हम ले लिया।
अब इसको सोल्व कर देना है, हमारा आई आ जाएगा 1 + 2 - 1 यानी 1, ठीक है। और ये हो गया 0.9, तो ये हो जाएगा 1 + 0.9 यानी 1.9 हमारा आई आ चुका है। यानी इस केस में आई निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं, तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि यही वाला फॉर्मूला लगाना है, तो जब जब वो अल्फा का डिस्कशन करेगा कि अल्फा इतना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इतना है या आयोनाइजेशन इतना है, तब समझ लेना कि यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करने चलोगे तो तुम्हें अल्फा का वैल्यू दिया जाएगा, एन को देख लेना कि वो कितने पार्ट में डिसोसिएट हो रहा है, वही वैल्यू एन का गिरेगा। ये बात क्लियर हो गई होगी सबको। तो पहले इसको नोट डाउन करो आप। सबको ये बात क्लियर हो गया? तो केस नंबर 4 में हम देखेंगे कि इन केस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? जुड़ना, यानी टूटने के बजाय ये जुड़ने लग गया। यानी आयंस में टूटने के बजाय दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने लग गए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि एसिटिक एसिड व्हेन dissolved in benzene then it dimerized by hydrogen bond, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तुम मान लो एक बेंजीन का सॉल्यूशन ले रहे हो और उस बेंजीन के सॉल्यूशन में तुम एसिटिक एसिड डाल दिए, CH3COOH डाल दिया हमने, और ये बेंजीन है। तो बेंजीन के सॉल्यूशन में अगर हमने एसिटिक एसिड डाल दिया तो ध्यान से देखना कि दो मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड का आपस में जुड़ के और ये एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो इसको दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल्स बन गए, यहां एक ही है, इसको हम बोलते हैं डाइमर बन गया। ये डाइमर बना, इट फॉर्म डाइमर। कैसे बना? ध्यान से देखना, H3C C डबल बॉन्ड O COH, ये है एसिटिक एसिड, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है, ये है एसिटिक एसिड, ये एक मॉलिक्यूल्स है। दूसरा मॉलिक्यूल्स हम बनाते हैं CH3 और इस OH को यहां लिखते हैं और इस डबल बॉन्ड को यहां लिखते हैं।
तो हम देखेंगे कि यहाँ पर पार्शियल निगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल निगेटिव है। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव में एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि व्हेन एसिटिक एसिड यानी CH3COH यानी एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन, अगर हम बेंजीन में मिलाते हैं तो इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलके एक मॉलिक्यूल्स बन जाता है। दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल्स बन गया है। 2 मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल्स बन गया है। और किसके थ्रू बन गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू बन गया है। अभी आओगे ना? बैग लेके आता हूं। यानी एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक मॉलिक्यूल्स बन गया है। तो एसिटिक एसिड डिजोल्व इन बेंजीन इट डाइमराइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल्स बन गया है। इसी को हम बोलते हैं डाइमर बन गया है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसोसिएशन, ये एसोसिएट हो गया है। टूटने के बजाय दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। तो अभी हम तुम्हें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना नहीं सिखाया, अभी मैं तुम्हें बताया कि एसोसिएशन कैसे होता है और डाइमराइज यानी डाइमर कैसे बनते हैं। अगर 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे तो उसको ट्राइमर बोलते हैं। अगर n मॉलिक्यूल्स जुड़ जाएंगे तो हम पॉलीमर बोलते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम बात करेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाए। हाउ टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर इन द केस ऑफ एसोसिएशन। तो हम इस केस में एसोसिएशन में अल्फा वगैरह सब देगा, तो उस केस में हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकाला जाएगा 1 + 1/n-1 और अल्फा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, बस उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि वहां n था और यहाँ 1/n हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर डाइमर लिखे क्वेश्चन में, डाइमर लिखे तो आपको n का वैल्यू 2 लेना है। अगर ट्राइमर लिखे तो n का वैल्यू आपको 3 लेना है। अगर पॉलीमर लिखे तो n का वैल्यू आपको n लेना है। ठीक है, तो ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन हम बना भी लेते हैं, तो पहले इसको नोटेड डाउन कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस दे रहे हैं तुम्हें बनाने के लिए और तुम मुझे बता के बताओगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि वेंट ऑफ फैक्टर का यूज कहाँ किया जाता है, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, MgCl2 is 40% dissociated. Calculate वेंट ऑफ फैक्टर। कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर। MgCl2 40% आयनाइज हो रहा है, तो वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि FeCN6 is 80% ionized. Calculate
कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फैक्टर आई, तो आपको आई निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4, फोर में है ए सब्सटेंस फॉर्म डाइमर इन द सॉल्यूशन टू एक्सटेंट ऑफ 75%, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फैक्टर। तो तीनों का मुझे आंसर बताओ क्या होगा। फर्स्ट का आंसर ज्ञात्री का सही है, निकिता श्रेया का भी सही है। सेकंड का आंसर ज्ञात्री का गलत है, नहीं सही है। थैंक यू। निकिता का भी सही है, बाकी का आंसर बॉयज एक भी आंसर नहीं दिए। श्रेया काबरा का भी सही है। बॉयज सो रहे हो क्या? तीनों का तीनों आंसर सोल्व करो सब है। जिसका 3 हो गया वो फोर्थ वन भी करेगा, सॉरी 2 3 4, 4 नंबर करेगा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर CaNO3 whole twice solution if vent of factor equal to 2.4, अगर वैल्यू ऑफ फैक्टर 2.4 है तो
तो अगर वाइंटा फैक्टर 2.4 है तो आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, यानी अल्फा निकालना है। तो 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, और 3 केवल गर्ल्स बताइए, निकिता, गायत्री और श्रेया काबरा। बाकी क्या कर रहे हो? वैभव, रणवीर, अर्णव, ड्राई आइस, सुजल, संस्कृति, आदित्य। आदित्य का थर्ड वाला लग रहा है रॉन्ग है तुम्हारा। 1 to 4, 1 to 3 ना, 4 का आंसर। वन टू का 4 थोड़ा होता है, 1 2 का 3 होता है। चलो हम बात करते हैं, बनाते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनाएंगे? MgCl2 इज 40% डिसोसिएटेड, वाइंटा फैक्टर। मैं तुम्हें बोला कि जब अल्फा दे दिया जाए तो सोच लो केस 3 लगाना है, और ये भी डिसोसिएशन लिखा है। इस केस में केस 3 क्या होगा? I इक्वल टू 1 प्लस n-1 अल्फा। अब यहां पर सोचो कि MgCl2 अगर ब्रेक होता तो कितने आयंस में टूटता? तो यहां पर 3 आयंस मिलता, एक Mg का और 2 क्लोरीन का। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि I जो होगा 1 प्लस n का वैल्यू क्या लेंगे? 3 माइनस 1, और यहां हम लेंगे अल्फा। अल्फा कितना लेंगे? 40%। तो परसेंट को हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 2, और ये हो गया 0.4, यानी 1 प्लस 0.8, ये आ गया 1.8। तो अल्फा क्वेश्चन नंबर 1 का आ गया 1.8। ये बात क्लियर हो गया होगा, बहुत जने का आया भी। अब हम बात करते हैं कि इसका 80% डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज्ड हो रहा है, तो केस 3 इसमें भी लगाएंगे। तो 1 I इक्वल टू, और मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 प्लस n। अब मुझे बताओ ये कितने पार्ट में ब्रेक होना चाहिए? 5 पार्ट में, 4 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, 5 पार्ट में। इससे पहले बताया भी था। तो 5 माइनस 1 और अल्फा हो जाएगा 80/100, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 में से 4 गया 4, 5 में से 1 गया 4 इंटू 0.8, ये हो गया 1 प्लस 3.2, ये हो गया 4.2। इसका I हो जाएगा 4.2। बात क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 में ये डाइमर बना रहा है, ठीक है? तो हमें डाइमर जब बनाएगा तो क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1/n-1 अल्फा। तो इस केस में I जो हो लेंगे हम 1 प्लस 1/n, 1/n क्या हम करेंगे?
तो डाइमर के केस में n क्या लेने के लिए बोला हूं 2, तो 1/2 माइनस 1 अल्फा, अल्फा कितना है 75% यानी 75/100, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अब ये 1/2 माइनस 1 है तो -1/2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.75, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.75/2, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 0.75 डिवाइड बाई 2, ये आ गया 0.375, ये आ गया 1 माइनस 0.375 और इसमें से हम 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 0.625, हमारा आंसर आएगा ये वाला 0.625 आंसर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो इसमें अल्फा ही निकालना है, तो क्या लिखेंगे I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। I का वैल्यू कितना दे रखा है 2.4, तो 2.4 इक्वल टू 1 प्लस n क्या लेना होगा, ये कितने पार्ट में टूटेगा, तो ये टूटेगा 3 पार्ट में, एक पार्ट इसका 2 पार्ट इसका, तो n का वैल्यू हम 3 लेंगे, 3 माइनस 1 और अल्फा निकालना है। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा आएगा 0.7, एक बार कैलकुलेट कर ही देते हैं, तो ये इधर गया नीचे दिख रहा है ना, तो 2.4 माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1.4 इक्वल टू 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 0.7, यानी अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 70%, तो इसका आंसर हो जाएगा 70%। क्या ये बातें समझ में आई? ध्यान देना इधर, अगर मान लो जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करे, और आयंस कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है, आई से किया जा रहा है ना। तो अब जो हम RLVP लिखा था हमने, RLVP याद होगा तुम लोगों को, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो ये अगर क्वेश्चन में तुम्हें शुगर दे दिया जाए, यूरिया दे दिया जाए तब तो सही हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में कहीं NaCl दे दिया जाए तो तुरंत ये गलत हो जाएगा और इस तरह से बनाना तुम्हें गलत हो जाएगा। और यहाँ पर तुम्हें लेना होगा I, वेंट ऑफ फैक्टर I लेना होगा, यानी हमें I लेंगे। अच्छा, यूरिया ग्लूकोज इन सब में क्यों नहीं गलत होगा, क्योंकि I उस केस में क्या होता है 1 होता है, तो नहीं भी लेते हैं तो चलता है, लेकिन NaCl दे दिया, MgCl2 दे दिया तो उस केस में हमें लेना पड़ेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट होना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। तो तुम लोग को याद होगा डेल्टा TB इक्वल टू हम क्या लिखते थे, KBM। अगर ये शुगर ग्लूकोज के लिए है तो सही है, लेकिन अगर मान लो NaCl वगैरह के लिए है जहां वेंट फैक्टर आ रहा है वहां पर गलत हो जाएगा, उस केस में हम IKBM लिखेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने तीसरा बताया था तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। तो यहां ग्लूकोज होता, यूरिया होता तो चल जाता, लेकिन कहीं अगर वैन टॉप फैक्टर 1 2 3 4 ऐसा आया तो नहीं चलता। उस केस में हमें डेल्टा टी एफ इक्वल टू लिखना पड़ेगा आई के बी एम। नेक्स्ट अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर हमें दिया जाए पाई इक्वल टू सी आई टी, तो ग्लूकोज यूरिया अगर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर NaCl MgCl2 है तो नहीं चलेगा। उस केस में हमें आई लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसमें चारों जो फॉर्मूले हैं उसमें हमें आई लगाने पड़ेंगे। जहां यूरिया ग्लूकोज है नहीं भी लगाते हो तो चलता है, क्योंकि वहां आई का वैल्यू 1 लिया जाता है। लेकिन जहां एसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, या 100% डिसोसिएट हो रहे हैं, उस केस में हमें आई का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो ये उन 4 जो फॉर्मूले हमने बताए हैं, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर में, चारों में हम वैन टॉप फैक्टर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन करना। ये समझ में आया कि हम वैन टॉप फैक्टर कहाँ यूज करेंगे? समझ में आया क्या? वैन टॉप फैक्टर कहाँ यूज करने वाले हैं? तो यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। पहला क्वेश्चन है वैन टॉप फैक्टर और Fe2SO4 होल थ्राइस, इसके लिए वैन टॉप फैक्टर निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है वैन टॉप फैक्टर फॉर KAgCN होल ट्वाइस। थर्ड क्वेश्चन है वैन टॉप फैक्टर फॉर NaCl विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 90%। तीसरा है वैन टॉप फैक्टर फॉर बेरियम नाइट्रेट। फॉर्मूला क्या होता है बेरियम नाइट्रेट का? BaNO3 होल ट्वाइस इज इतना, यानी ये अल्फा दिया, सॉरी ये आई दिया हुआ है। अब हमें परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा निकालना है, ऑप्शन में ये। तो चारों क्वेश्चन बनाओ और एक साथ मुझे आंसर भेजना, ताकि मैं एक साथ ही चेक कर पाऊँ। पहला FeSO4 होल थ्राइस। तो अगर इसमें हम आयरन का देखें तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पर 2 आयरन हमें मिलेगा और SO4 कितना मिलेगा? 3, क्योंकि 2 आयरन है और 3 ये है। तो 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो इसका वैन टॉप फैक्टर आई कितना हो गया? 5। 2 आयरन का और 3 SO4 -2 का। अगर हम बात करें K+ और AgCN होल ट्वाइस, K+ और हम बात करें AgCN होल ट्वाइस माइनस, तो एक आयंस यहां मिला और एक आयंस यहां मिला, यानी केटायन यहां मिला, एनायन यहां मिला। ये एक है और ये एक है। आई कितना हो जाएगा? 2। आई हो जाएगा 2। अब यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, जहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 90% है NaCl। आई कैसे निकालेंगे? 1 + N-1 अल्फा 1 प्लस। अब NaCl के लिए सोचो कि आई का वैल्यू क्या लेंगे, सॉरी N का वैल्यू, तो ये 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर n का वैल्यू 2 लिया जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 माइनस 1, अल्फा कितना है 90% है, इसको हम डेसिमल में ला देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 आ गया, और इनटू ये 0.9 आ गया, ये आ जाएगा 1 प्लस 0.9, ये आ गया 1.9, ये आ गया 1.9। तो ये आ गया I 1.9, ठीक है। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा 1.9, आया भी है निकिता का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें यहाँ पर वेंट फैक्टर दिया गया है, तो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, वेंट फैक्टर कितना दिया गया है 2.74 इक्वल टू 1 प्लस, अब बेरियम नाइट्रेट के लिए n का वैल्यू क्या लिया जाएगा, तो बेरियम प्लस 2 और NO3 माइनस 1 और ये 2 हो जाएगा। तो कितने आयंस मिल गए, 3 आयंस मिल गया यहाँ पे। n का वैल्यू क्या लिया जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 और यहाँ लेंगे हम अल्फा, क्योंकि हमें अल्फा निकालना है। ये इधर आएगा 2.74 माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1 2 अल्फा, ये हो जाएगा 1.74 इक्वल टू 2 अल्फा। अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1.74 अपॉन 2, ये आ जाएगा 7.87। अगर हम परसेंटेज में लिखें तो 0.87 इंटू 100 यानी 87%। कहाँ आया 87%, ये अपना सेकंड ऑप्शन 87% आया। क्या आप समझ पाए, क्या ये समझ में आया कि 87% कैसे आएगा? ओके, नोट डाउन करो। इसको नोट डाउन करो सारे। सबने लिख लिया? हटा दूं? अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व करना, ध्यान देना। अगर हम इस केस में वेंट फैक्टर देखते रहे हैं तो यहाँ 5 आ रहा है, मतलब 1 से ज्यादा आ रहा है। यहाँ भी वेंट फैक्टर 2 आया, 1 से ज्यादा आया। इस केस में वेंट फैक्टर 1 से ज्यादा आया, ठीक है। लेकिन तो हम ये बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा एसोसिएशन वाला देखोगे तो 1 से कम आया होगा। एक क्वेश्चन में करवाया था एसोसिएशन वाला, डाइमर वाला,
तो एक नोट डाल के हम लिखेंगे कि क्या नोट डाल के लिखेंगे, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, सॉरी, in case of dissociation Van't factor will be greater than 0। इस पॉइंट को ध्यान रखना, ग्रेटर देन 0 नहीं 1, यूनिटी। ये एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, तो तुम इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। देखो इस केस में आई 1 से ज्यादा आया, 5 आया है, 2 आया है, तो इस चीज को तुम ऑब्जर्व भी कर सकते हो। एक इन केस ऑफ एसोसिएशन, इन केस ऑफ एसोसिएशन Van't factor will be less than 1, इस चीज को तुम ऑब्जर्व भी कर लेना, वहां पर एक क्वेश्चन कराया है। अच्छा, जिसमें नाइदर एसोसिएट और नॉट डिसोसिएट हो रहा है उसमें क्या आएगा, जैसे ग्लूकोज, यूरिया, उसमें 1 आएगा, इसमें ग्रेटर देन 1 आएगा, इसमें लेस देन 1 आएगा। और जहां इन केस ऑफ नाइदर एसोसिएटेड नॉर डिसोसिएटेड, neither associated nor dissociated, Van't factor will be 1। इस केस में Van't factor 1 होगा। ये तीनों स्टेटमेंट को ध्यान रखना, ये पूछा जाता है। ओके, इन केस ऑफ dissociation Van't factor will be greater than 1, in case of association Van't factor will be less than 1, और neither dissociate nor associate, जैसे शुगर वाला एग्जांपल में अगर हम लिखें कि शुगर, यूरिया, ग्लूकोज, इन सब केसेज में Van't factor 1 होता है। तो नेक्स्ट क्लास में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, और एक बार फिर से अभी बात करेंगे Van't factor के ऊपर। ओके, थैंक्स टू ऑल।